हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आईपी कि आईपी जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं या किसी भी अक्षमता से ग्रस्त बच्चे के लिए हम आईपी कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो वैधानिक तौर पर जो बच्चों के अधिकार होने चाहिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके जो अधिकार होने चाहिए वो उनको नहीं मिले। तो उनको प्राप्त होने के लिए, उनके अधिकारों को प्राप्त होने के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में समय समय पर नए नए कानून बनते रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम देखते हैं कि सभी जगह आईपी को विकसित किया जाता है और सभी स्कूलों में उसको बनाया जाता है और एक अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जिससे कि बच्चे को एक सही और क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक रूप में उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक एजुकेशन प्रोग्राम उसको प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे आपको आईपी। पहले हम आईपी के की आई कहां से है, उसका वैधानिक रूप क्या है, वैधानिक रूप को हम देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे आईपी के मेन कंटेंट को। पहले हम कंसेप्ट जानते हैं कि आईपी क्या है और आईपी शुरू हुई कहां से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आईईपी, आई इंडिविजुअलाइज्ड ई एजुकेशनल पी प्रोग्राम। ठीक, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक या शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है, ठीक। तो जो आईपी आई है वो हमारी आई है पीएल पब्लिक लॉ, पीएल का मतलब पब्लिक लॉ 94/142 के अनुसार यूएसए के द्वारा, यूएसए में एक एक्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लॉ है, एक लॉ तैयार किया है जो किसके द्वारा है, फेडरल लॉ के द्वारा किया गया है, संघीय कानून के द्वारा बनाया गया है। क्या है, द एजुकेशन, मैंने यहाँ शॉर्ट पे लिखा है द एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट, EHC। EHC क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट का अर्थ है 94/142 पीएल पब्लिक लॉ के अनुसार यूएसए में बनाया गया। अब इसी का कन्वर्ट किया गया, इसी में बदलाव करके दूसरा एक लॉ बनाया गया, पब्लिक लॉ 99/457, जिसको अमेंडमेंट किया गया 1986। क्योंकि यहां जो बात कही गई है 94/142 जो पब्लिक लॉ है, उसमें आईपी पे एक विशेष रूप से जोर दिया गया था कि क्यों जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या किसी भी विकलांगता से ग्रस्त है जो बच्चा किसी भी विकलांगता से, तो सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, किसी भी अक्षमता से ग्रस्त है तो उसके लिए आईपी बनाना कंपलसरी है। आईपी का मतलब क्या है, समूह से नहीं है, एक विशेष व्यक्ति से है। किससे है, एक विशेष व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक, तो उसके बाद ये आईपी किया, यहां पर फिर पीएल 99/457 लागू किया गया 1986 में। ठीक, तो अगर हम पीएल 142 की बात करें तो ये एज ग्रुप, अगर हम इसकी बात करें तो एज ग्रुप दिया है आईपी कंपलसरी 3 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए आईपी कंपलसरी किया गया। ठीक, यहां क्या किया गया, जो नया अमेंडमेंट किया गया 1986 में पीएल 142 में, उसमें एक और ऐड किया गया कि जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को, जो इन्फेंट टोडलर्स बच्चे हैं, इन्फेंट और टोडलर्स बच्चे हैं, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है और वो क्या है, वो आईएफएसपी के रूप में दी जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान के द्वारा दी जाती है। तो उसके बाद जो हमारा जो एक्ट था, द एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट, वो उसका रीनेम हुआ क्या, आइडिया, किस पब्लिक लॉ के अकॉर्डिंग 101/476 के का 1990 में। तो इसका नाम चेंज किया हुआ आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म क्या, आई से है इंडिविजुअल्स, डी से है डिसेबिलिटी, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, ई से एजुकेशन, ए से एक्ट। क्या हुआ, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। ठीक, कब हुआ, 1990 में। फिर इसका नाम चेंज हुआ, इसका अमेंडमेंट हुआ कब, 2004 में। 1990 की बात हो गई, अब कब अमेंडमेंट हुआ, 2004 में।
तो ये आइडिया की है IDEA। अब यहाँ क्या हो गया IDEIA। तो आई का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट। क्या है? आई का इंप्रूवमेंट। बात एक ही है, आप आइडिया लिखिए या ये लिखिए, ये आइडिया लिखिए या ये आइडिया लिखिए, दोनों एक ही बात है, इंप्रूवमेंट है आई से। तो 2004 में वो इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसका जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य की बात करें, हम 4 उद्देश्य की मैं बात करते हैं। एक तो ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको मिलनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी विकलांगता से ग्रस्त हैं, किसी भी अक्षमता से ग्रस्त हैं, उनको समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग या अदर जनरल पॉपुलेशन को जो मिल रहा है, उनको समान अवसर उनको भी मिलना चाहिए। देन संपूर्ण भागीदारी, फुल पार्टिसिपेशन, जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। दैट स्वतंत्र जीवन, इंडिपेंडेंट लिविंग उनका होना चाहिए। इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर देने के लिए कहा गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। देन फोर्थ, आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लिविंग जब होगी तो ये जरूरी है कि आर्थिक निर्भरता भी बनेगी। जब बच्चे को वोकेशनल में डालते हैं, ले जाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, अगर हम उसको एक वोकेशनल एक जोन में ले जाते हैं तो आर्थिक आत्मनिर्भरता बनेगी। तो लास्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी भी डेवलप होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आइडिया है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो हम अब इनके सिद्धांतों की बात करेंगे कि कौन कौन से इसके सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आइडिया, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्या उसका आधार है। ठीक है, तो उसका आधार, उसके प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं आइडिया के अंदर। ठीक है, पहला क्या है? निःशुल्क एवं उचित सार्वजनिक शिक्षा। क्या है? निःशुल्क एवं उचित सार्वजनिक शिक्षा। क्या? फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, इसका शॉर्ट है फैप। ठीक है, इसमें क्या है? इस पे कंपल्सरी कहा गया है कि किसी भी विकलांगता से ग्रस्त बच्चे या व्यक्ति के लिए एजुकेशन जो है, सभी के लिए सार्वजनिक रूप से शिक्षा जो है निःशुल्क और उचित होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, देन सेकंड, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शंस कम होने चाहिए, जितने कम से कम हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस, बाधाएं जितनी कम से कम हो सकती हैं, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा अगर बाधाएं कम रहेंगी। लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, LRE, दैट मीन्स क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ एजुकेशन देना कंपलसरी है या नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाना कंपलसरी है, जिससे कि रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट कम से कम हो और उसी के आधार पर बच्चे के एजुकेशन प्लान, शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। नंबर 3, उचित मूल्यांकन, एप्रोप्रिएट एवेल्युएशन। एप्रोप्रिएट एवेल्युएशन, उचित मूल्यांकन होना चाहिए कि कब मूल्यांकन करना है, कितने समय के बाद करना है। ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएट एवेल्युएशन होना जरूरी है। अब 4, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। इसी के अंदर 4th प्रिंसिपल है आइडिया में कि कहा गया इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, IP, हर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम समूह में ना होकर व्यक्तिगत रूप से एक विशेष व्यक्ति के रूप में एजुकेशन होना कंपलसरी है बच्चे के लिए। समूह में ना होकर इंडिविजुअलाइज क्यों होना है? जिससे कि बच्चे की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनमें बढ़ोतरी हो और वो अपने दैनिक जीवन के या प्रतिदिन की क्रियाओं में करने में सफल हो, सक्षम हो। ठीक है, फिर माता पिता की भागीदारी, पेरेंट पार्टिसिपेशन। माता पिता की भागीदारी का क्या रोल है? जब तक पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसके बारे में उसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेना असंभव है। इसलिए माता पिता की भागीदारी भी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और उनका ये जो एक्ट है कहता है कि माता पिता का राइट्स है, क्या है
लॉ में यह है कि उनका अधिकार है कि वो आईपी में इंटरफेयर करें, आईपी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। देन 6 प्रक्रियात्मक सुरक्षा। प्रक्रियात्मक सुरक्षा का मतलब क्या है? प्रोसीजरल सेफगार्ड। प्रोसीजरल सेफगार्ड का मतलब क्या है कि बच्चे को हर प्रकार की सुरक्षा से मतलब क्या है? राइट्स, अधिकार। जैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन को ये एक ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार है या एक सामान्य पॉपुलेशन को मिल रही है, जो जनरल पॉपुलेशन है उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं, तो वो अधिकार उनको भी मिलने चाहिए। इसलिए जितने भी एक्ट्स या जितने भी अधिनियम बनते हैं इस फील्ड में, वो एक ही बात कहते हैं कि उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकारों की सुरक्षा। तो वही है प्रक्रियात्मक सुरक्षा, क्या? प्रोसीजरल सेफगार्ड। उनके अधिकारों की सुरक्षा भी कंपल्सरी होना जरूरी है। तो ये आईटीआई के प्रिंसिपल है 6, जिसमें से एक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम भी है। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम कैसे किसी भी अक्षमता वाले बच्चे के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आईपी के। कंसेप्ट। पहले हम बात करते हैं आईपी के कंसेप्ट। ठीक है, आईपी का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, आईपी का कंसेप्ट क्या है? तो देखिए आईपी क्या है, किस आधार पर बनाई जाती है। तो ये आईपी का कंसेप्ट है कि किस आधार पे बनाई जाती है। तो दो मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आधार है कि नीड्स, आवश्यकताओं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या है? नीड्स, आवश्यकताओं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? एबिलिटीज। एबिलिटीज क्या? एबिलिटीज का मतलब क्या है? क्षमता या योग्यताओं। ठीक है, अब हम आईपी को किस आधार पे बनाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है कि आईपी को बनाने के का तरीका क्या है कि किस आधार पर बनाते हैं? दो बिंदु हैं, दो मुख्य बिंदु हैं, नीड्स और एबिलिटीज, आवश्यकताओं और क्षमताओं। क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण जब किया जाता है तो बच्चे की आवश्यकता और क्षमताओं को देखकर ही शिक्षण और प्रशिक्षण बच्चे को दिया जाता है। जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है, जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए हम यहां पर क्या है? शिक्षण एवं प्रशिक्षण, शिक्षण, एजुकेशन, ट्रेनिंग, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है किसके आधार पर है? क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर बच्चे की। ठीक है, तो यहां पर डेवलप क्या हो रहा है? आईईपी। ठीक है, मेन फोकस क्या है? जब हम कोई शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं किसके? नीड्स, आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर, तो क्या कहलाता है? आईपी। क्या कहलाता है? आईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। जब हम व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं तो वो क्या है? क्षमताओं, उसकी क्षमताओं के आधार पर और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर कि उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी क्षमताएं क्या है। तो प्रशिक्षण और प्रशिक्षण की योजना, शिक्षण और प्रशिक्षण की योजना की तैयारी हम करते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण की योजना बनाते हैं जब हम योजना तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आईपी का आधार का कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम आईपी के किस किस बिंदुओं को कैसे या अलग अलग कौन कौन से तरीकों से हम उसको लिख सकते हैं या किन किन रूपों में लिखा जा सकता है। हर देश में अपना अलग अलग तरीका है। जैसे कनाडा में इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट सर्विस प्लान लिखा जाता है, आईएसएसपी लिखा जाता है, और अलग तरीके भी हैं। जैसे हम लिखते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम आईपी, ये फेमस है इंडिया में आईपी, लेकिन हम इसको व्यक्तिगत या व्यक्ति सापेक्ष कार्यक्रम योजना भी लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम प्लान, आईपीपी। व्यक्तिगत
थर्ड नंबर व्यक्तिगत सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको हम आईपीपी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन अब इसको एक रूप में भी हम कह सकते हैं, या एक रूप कह सकते हैं कि शैक्षणिक योजना जो है वो क्या है, समग्र है, विस्तृत है। शैक्षणिक योजना क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा ओवरऑल पिक्चर्स हमारे सामने आती है बच्चे के बारे में कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, किस प्रकार से उसको पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। उसका एक तरीका है, मेथड है, उसका एक कार्यक्रम में प्लान है, हाउ टू मेक अ प्लान टू टीच द चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल्स एज वेल एज स्पेशल स्कूल्स। एंड देन आइडिया फोर्स करता है कि नॉर्मल स्कूल्स में कंपलसरी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसका डेफिनेशंस की बात करते हैं कि डेफिनेशंस किस प्रकार से हम इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन या परिभाषित कैसे किया जा सकता है। आईपी वैसे एक कार्यक्रम है, एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, लेकिन इसको हम परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं, देखिएगा। यह एक क्या है, वैधानिक एवं लिखित दस्तावेज है। क्या है, यह एक वैधानिक एवं लिखित दस्तावेज है। इट इज अ लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको तैयार करते हैं तो उसमें बच्चे के बारे में पूरी डिटेल, उसके आकलन की डिटेल, पूरा जो विवरण है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितनी उसकी क्षमताएं हैं और कितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको जानकर उन बिंदुओं पर हम उसको एक फ्रेम में उसको तैयार करते हैं। इसलिए जो आइडिया है उसने कहा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो क्या है, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यह प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, ये भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें मान लीजिए शिक्षण और प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि जिसमें विशेष मेथड्स और टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए। कार्यक्रम योजना का मतलब क्या है कि जिसमें जो भी चरण या भाग शिक्षक है उनको प्रयोग में लाकर उसके व्यवहार में उन्नति लाता है या प्रगति लाता है, ठीक है, वो कार्यक्रम योजना है। तो क्या है, एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो इसको क्या है, ये शिक्षण और प्रशिक्षण का आधार क्या है, एक समूह ना होकर, एक समूह नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी किया है, ये एक व्यक्ति विशेष है, एक व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल है, एक ही है, एक के लिए हम ये कार्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि इनमें कौन कौन व्यक्ति प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईपी को बनाने में किन किन लोगों का सहयोग होता है। किन किन, देखिए, एक बच्चे पे हम इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं। ठीक है, किसके लिए, एक बच्चे के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, एक शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एक टीम की जरूरत है, जिसको बोलते हैं आईपी टीम। क्या बोलते हैं, आईपी टीम, हम इसकी एक टीम है। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बहु विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञों का समूह, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ एकत्रित होकर एक बच्चे के ऊपर कार्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसपे पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि यहां पर क्या है, ये हम मान लेते हैं यहां बच्चा है, क्या है, यह चाइल्ड, बच्चा है। ठीक है, इस पे कौन कौन से विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, अब मान लीजिए मैं इस प्रकार से आपको बना देता हूं चित्र। ठीक है, कौन कौन से हैं, मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर हो गया वाक चिकित्सक। क्या है, वाक चिकित्सक, चिकित्सक इसको बोलते हैं हम स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, नाम आ जाइएगा मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, यहां भौतिक
चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, इसको हम बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। यहां व्यावसायिक चिकित्सक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। यहां माता पिता, पेरेंट्स, आगे क्या हो जाएगा, विशेष शिक्षक, क्या हो जाएगा, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। लास्ट का क्या हो जाएगा, सामुदायिक कार्यकर्ता, कम्युनिटी वर्कर, तो अब हम बात करेंगे कि अब यहां क्या है, चाइल्ड कहां है, केंद्र में है, बच्चा कहां है, केंद्र में होता है। तो बच्चा केंद्र में है तो उस पर मनोवैज्ञानिक, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है तो वहां क्या है, साइकोलॉजिस्ट काम करता है, या अदर डिसेबिलिटी का बच्चा है, अगर उसके व्यवहार को जांचना है या उसको गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है तो वर्क किसका है, साइकोलॉजिस्ट का। तो वहां मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है वो काम करता है, ठीक है। वाक चिकित्सक, अगर स्पीच प्रॉब्लम है, बोलने को बच्चे को, उसको बोलने में प्रॉब्लम है, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो वहां क्या काम करता है, स्पीच थेरेपी, उसको आकलन करता है, असेस करता है कि उसको किस प्रकार की समस्या है। देन ऑक्यूपेशनल, OCCUPATIONAL, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, व्यवसायिक चिकित्सक। अगर बच्चे को सोशल बिहेवियर है तो सोशल बिहेवियर या एक्टिविटी कुछ सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो क्या है, व्यवसायिक चिकित्सक है। यहाँ फिजियोथेरेपी, अगर फिजिकल रूप से बच्चे को शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, फिजियोथेरेपी देखता है कि कोई पोस्चर्स, बैठने में, उठने में या बॉडी बैलेंसिंग में कहीं समस्या तो नहीं है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य है। देन कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी वर्कर जो है, कार्य करता है, सामुदायिक कार्य करता है, वो क्या करता है कि पूरी इंफॉर्मेशन की समुदाय में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या उसको मिल सकता है। देन पेरेंट, क्या है, बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, जो सभी की हेल्प करते हैं, भौतिक चिकित्सक के भी, वाक चिकित्सक के भी, व्यवसायिक चिकित्सक के भी, सामुदायिक कार्यकर्ता के भी। कौन करता है, पेरेंट्स, हेल्प करता है। तो इसलिए पेरेंट्स की अहम भूमिका है कि आईआईटी में पेरेंट्स की भागीदारी कंपलसरी है, ठीक है। उनका अधिकार है कि वो, उनको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ाया जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। देन विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, अभी तक जो आईआईटी को डेवलप करता है वो स्पेशल एजुकेटर्स या रिसोर्स टीचर्स, संसाधन शिक्षक, रिसोर्स टीचर, तो अभी तक यही काम करता है। तो आईआईटी को ये सभी को कंबाइन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और वो कोऑर्डिनेट कौन करता है, स्पेशल एजुकेटर। वो सभी की रिपोर्ट है, सभी को कंबाइन करता है, जिसका जो असेसमेंट है, किसने क्या फाइंड आउट किया है, उसके आधार पर फिर विशेष शिक्षक क्या करता है, उसके फंक्शनली अचीवमेंट को, परफॉर्मेंस को देखता है, और देन आधार पर फिर उसके एक शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो इतने ये बहुविशेषज्ञ, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविशेषज्ञ समूह कार्य करता है आईपी के साथ। एक समूह, ये टीम है, आप अलग अलग पॉइंटों में भी डाल सकते हैं इस प्रकार से,
1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से भी आप इन्हें लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक सर्कल में आपको करके बताया है कि किस प्रकार से एक बहुविशेषक वाली टीम कार्य करती है आईपी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आईपी का कंसेप्ट, डेफिनेशन किस प्रकार से। अब डेवलपिंग स्टेप्स, तो अब बात करते हैं हम आईपी को कैसे डेवलप किया जाता है, कौन कौन के स्टेप्स हैं या कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भाग आते हैं आईपी डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की पहले मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो बात करते हैं। ठीक है, तो आईपी विकसित करने के चरण या भाग या स्टेप्स इन डेवलपिंग एन आईपी को डेवलप करने के कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहले मैंने जो इसमें रखा है आकलन, असेसमेंट सबसे पहले रखा है। और असेसमेंट में असेसमेंट क्या है, उसी में ऑब्जर्वेशन है, उसी में आपका परीक्षण है, उसी में आपका इंटरव्यू है, उसी में आपका दोनों तरह का है, आपका इनफॉर्मल भी और फॉर्मल भी, तो सभी चीजें आ जाती हैं। तो आकलन के अंदर क्या है, पूरा बच्चे के बारे में जनरल बैकग्राउंड। ठीक है, जनरल बैकग्राउंड किसकी, बच्चे के बारे में जनरल बैकग्राउंड क्या क्या है, सामान्य पृष्ठभूमि क्या है, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के बारे में, बच्चे की स्कूल हिस्ट्री के बारे में, बच्चे के फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उसकी प्ले हिस्ट्री के बारे में, उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में, उसके प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एंडनेटल तीनों स्टेज की हिस्ट्री। तो उसमें क्या है, हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बच्चे की फैमिली से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, उसके एजुकेशन से रिलेटेड सभी का असेसमेंट के अंदर आ जाता है। इसी के अंदर आप सब पॉइंट में करके जनरल बैकग्राउंड, सामान्य पृष्ठभूमि के जानकारी इकट्ठा करना वो लिख सकते हैं। उसी के अंदर सब स्कूल हिस्ट्री, उसी में आपका एकेडमिक हिस्ट्री, वो सब उसमें आ जाता है। तो सब इसी के अंदर सब पॉइंट लिख सकते हैं। और असेसमेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह के आ जाते हैं, जैसे मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। तो इसमें हम एक टूल, एक चेकलिस्ट का भी यूज करते हैं जो स्टैंडर्डाइज है या जो वैलिड है, वैधता है जिसकी, उसका यूज करते हैं। उससे हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, क्या, फंक्शनल असेसमेंट, कार्यात्मक स्तर देखते हैं कि बच्चे का कार्यात्मक स्तर कितना है, तो वो असेसमेंट भी इसी में इन्वॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, असेसमेंट, आकलन, बच्चे का आकलन करना हर तरह से, उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी, उसकी स्कूल हिस्ट्री भी, उसकी एकेडमिक हिस्ट्री भी और उसकी फंक्शनल हिस्ट्री, कार्यात्मक रूप से भी उसकी एबिलिटी, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग असेसमेंट से ही प्राप्त होती है। वर्तमान का जो उसका स्तर है, योग्यता स्तर है, वो किससे प्राप्त होता है, असेसमेंट से होता है। देन आकलन के बाद है हमारा कार्यक्रम योजना, एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है। तो आकलन के बाद क्या है, कार्यक्रम योजना। तो जब हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है बच्चे की, सभी के द्वारा, जितने भी समूह है, टीम है आईपी की, जब हमारे पास सभी का आकलन आ जाता है तो हम उसके लिए कार्यक्रम योजना तैयार करते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग। अब प्रोग्रामिंग प्लानिंग में हम देखते हैं कि बच्चे में कितनी योग्यता है और कितनी नहीं है, क्या क्या आवश्यकता है। तो इसमें कार्यक्रम में दो तरह से हम यूज करते हैं कि एनुअल गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, एक वार्षिक लक्ष्य और एक अल्पकालिक लक्ष्य या उद्देश्य है। ठीक है, तो एनुअल गोल जो है, वार्षिक लक्ष्य, मान लीजिए हमने जो असेस किया है, बच्चे का दिया है 1 से 50 तक गिनती को सिखाना है। ठीक है, अब उनको छोटे छोटे टुकड़ों बांट के, जो छोटे समय के लिए, जिससे बच्चा आसानी से जल्दी जल्दी सीख ले। तो कैसे करेंगे, पहले हम 1 to 5, बच्चा 5 गिनती सीखेगा, फिर 5 से 10 करेंगे, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 35, इस प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो वो क्या है, जो हम छोटा रूप ले रहे हैं वो क्या है, थोड़े समय के लिए, वो हमारे लघुकालिक लक्ष्य हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। और जो वार्षिक लक्ष्य हैं वो बड़े हैं, जैसे 1 से 50 तक गिनती को लिखना या पहचान करना। ठीक है, तो ये कार्यक्रम योजना में हम अब बच्चे को पढ़ाना कैसे है, मैथोडोलॉजी। कार्यक्रम योजना हमारी तैयार होगी, एनुअल गोल्स हो गए, शॉर्ट टर्म गोल सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आता है हमारा
टीचिंग ट्रेनिंग इंटरवेंशन या शिक्षण प्रशिक्षण कैसे देना है, बच्चे को कैसे प्रशिक्षण देना है, उसका प्रोसीजर क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, उसकी बात करेंगे जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं कि क्या क्या वो चीज आती है। तो उसमें क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, किस मेथड से पढ़ाएंगे हम, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी होगी, जो मैं ऑलरेडी टीचिंग स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, क्या क्या टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो हम उनको यहाँ किन किन को यूज करेंगे, ये मेन पॉइंट है हमारा टीचिंग का, ट्रेनिंग इंटरवेंशन का। ठीक है, अब पढ़ा लिया हमने बच्चों को, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी प्रगति की जांच करेंगे, किसकी प्रगति की, उसके परफॉर्मेंस की जांच करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, तो वो क्या है, एवेल्युएशन। ठीक है, क्या है वो, एवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, कि मूल्यांकन की जांच करना है, मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरह से ही मूल्यांकन करना है, गुणात्मक और संख्यात्मक, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह से उसका हमें मूल्यांकन करना है। क्वालिटेटिव में क्या है, गुणात्मक की कितना सीखा, किस प्रकार से किया, या उसकी रुचि रही या नहीं, ये लिखना है सर। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या है, मात्रात्मक, मात्रात्मक में क्या है, उसमें हम उसको शो करते हैं कि इतने परसेंट, 5 में से 3 बार कर लिया या 80% अचीव किया, ये सब क्या है, संख्यात्मक है, मात्रात्मक है। ठीक है, तो अब हमारा एवेल्युएशन की बच्चे को पता, आज सपोज करते हैं कि बच्चा ने प्रगति नहीं की है, प्रगति नहीं की है, तो प्रगति या कम की है, प्रगति नहीं की है या कम की है, वो सीख नहीं पाया प्रॉपर उस टास्क को जो आपने क्वेश्चन लिया सिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं, संशोधन करते हैं कि कहां कमी रह गई, पढ़ाने में या बच्चे के सीखने में, या हम जो मेथड दे रहे हैं, जो मेथड से पढ़ा रहे हैं, वो मेथड कौन सी विधि हमें देना जरूरी है, किस विधि से हम और अच्छा सिखा सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है जिससे कि हम बच्चे को आसान से उसको आगे के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन, अब संशोधन की बात है, यदि आवश्यक है तो आवश्यक कब है, जब बच्चा सीख नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो संशोधन हम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इफ रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है। तो आप रिक्वायर्ड, आप संशोधन करेंगे, तो फिर से हम कहा जाएंगे, फिर से कहा जाएंगे हम असेसमेंट पे, कहा जाएंगे फिर से असेसमेंट, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम देखेंगे असेसमेंट क्या है, हम दोबारा जब संशोधन करेंगे तो हम देखेंगे किस क्या है, टीचिंग प्रोसेस में कहां कमी रही है, हमारी प्रोग्राम प्लानिंग में कहां कमी रही है, या कहीं असेसमेंट तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोग्राम प्लानिंग में कहीं कमी रही है तो वो देख रहे हैं, अगर टीचिंग मेथड्स पे स्ट्रेटेजी या प्रिंसिपल्स जो हमने लिए हैं उनमें कमी है तो वो देखना है, जिससे कि बच्चे की हम प्रोग्रेस, जिससे कि बच्चे की प्रोग्रेस बढ़ती रहे। जब हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा चरण है। इसमें हम जो छोटे छोटे मैंने बताया प्रोग्राम पे, जैसे एनुअल गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, ट्रेनिंग में मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और मूल्यांकन में क्या है आपका, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, और यदि अचीव नहीं कर पाता है, प्रगति नहीं हुई, तो उसको दोबारा से हम आकलन पे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने आज सीखा क्या क्या है। ठीक है, ठीक, तो आईपी के बारे में हमने क्या सीखा है कि आईपी होता क्या है, आईपी का कंसेप्ट क्या है, कैसे बनती है, या आईपी आई कैसे है, उसके संवैधानिक रूप भी हमने देखा है कि कब आया, पीएल 94/142 पब्लिक लॉ 1 कब आया, 1975 में, उसके बाद 1986 में उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें और बच्चों के लिए क्या गया, 0 जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए उसमें ऐड किया गया। उसके बाद क्या आया, आइडिया आया हमारा, ठीक है, आइडिया के बाद उसके आइडिया के प्रिंसिपल्स रखे, कंपलसरी किया कि आईपी कंपलसरी है, और फ्री और अप्रोप्रिएट एजुकेशन फैप आना चाहिए, होना चाहिए, एलआरई होना चाहिए, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। आईपी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, आईपी टीम कौन कौन सी है,
आईपी डेवलप करने के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो आज आपने ये सब सीखा कि आईपी डेवलप कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बने रहिए ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।